नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात जयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज भी प्रदेश भर के अलग अलग संघ महापंचायत करेंगे। महापंचायत में हड़ताल की आगामी रणनीति तय की जाएगी। 5 दिनों से हड़ताल पर है ये सफाई कर्मी। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सफाई व्यवस्था ठप नजर आ रही है। जगह जगह कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। आम लोगों का इससे परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कचरे से लगातार गंदगी भी फैल रही है और बीमारियां भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ रही हैं। लेकिन 5 दिन हो गए हैं कि सफाई कर्मी अपने काम पर लौटने को तैयार नहीं है। आज प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर महापंचायत होगी और महापंचायत में आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी सहमति इनकी मांगों पर नहीं बन पाई है। तो महापंचायत में हड़ताल की आगामी रणनीति तय की जाएगी। 5 दिनों से सफाई कर्मी फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। 5 दिनों से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। जगह जगह पर आज जो प्रदेश के अलग संघ ये जो संघ है वो महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी अगर आज भी इनकी मांगों को नहीं माना जाता है और आज सहमति किन्हीं बातों पर नहीं बन पाती है, ये सफाई कर्मी वापस अपने काम पे नहीं लौटते हैं। तो आज जो महापंचायत संघ की आज जो बैठक होगी जिसमें रणनीति तय की जाएगी, ये देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है, क्योंकि 5 दिन तो वैसे भी बीत चुके हैं। इनकी मांगों पर सहमति अभी बन नहीं पाई है और 5 दिन से शहर के आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के हालात आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। और उसके बावजूद आप देखिए, अगर शहर में राजधानी की अगर हम जिक्र करें और जगह जगह पर अगर गंदगी का अंबार लगा रहेगा तो किस तरह का असर सामने के ऊपर पड़ता है। लेकिन आज बड़ी बात इसमें यह है कि आज महापंचायत होगी इसमें और जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। और चलिए इस बीच आपको जालौर से भी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किसानों के महापड़ाव को लेकर अपडेट ये है कि किसानों की अपनी मांग को लेकर धरना जारी है। सांसद लुम्बाराम चौधरी और विधायक पर वादा खिलाफ का आरोप भी लगाया गया किसानों के द्वारा। किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। भारी संख्या में पंगत लगाकर खाना भी किसान उसी जगह पर खा रहे हैं जिस जगह पर उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। जवाई के पानी की मांग को लेकर यह धरना लगातार जारी है। तो आप देखिए कि खाने की व्यवस्था भी वहीं पर जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो जालौर से बड़ी खबर है, यहाँ पर किसानों के महापड़ाव को लेकर ये अपडेट है कि जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और इनका धरना अभी जारी ही रहेगा। कुछ लोग उसमें जिनकी स्वास्थ्य सही भी नहीं है, वो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। प्रतीक ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अभी भी धरना जारी है किसानों का, कब तक ये जारी रहेगा, कब तक सहमति बन पाएगी इनकी मांगों पर? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये धरना जो है पिछले लंबे समय से जो है 13 दिन से जारी है और अभी ये अनिश्चितकालीन धरना के रूप में आगे आ रहा है, क्योंकि इनकी मांग जो है जवाई का पानी इन किसानों को पूरा मिले। और सबसे तो यह है कि एक तरफ तो अभी फसल बोने का समय है और किसान अपनी जमीन को फसल बोने की जगह यहाँ पर जो महापड़ाव डाला हुआ है, क्योंकि किसानों का पानी जो है वहां पर पूरी तरह से धरती में सूख चुका है। और जब तक किसान जवाई का पानी वहां पर किसानों को नहीं मिल पाता और किसान अपनी फसल नहीं बो पाते तो उसका खामियाजा किसानों को हर साल भुगतना पड़ रहा है। यह मांग जो है पिछले 10 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन किसी ने भी इस मांग को लेकर अभी तक किसी भी नेता जो है खरा नहीं उतरे हैं, जिससे कि किसानों को इनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि किसानों की फसल जो है नष्ट हो जाती है। किसानों का जो पानी का जो भू स्तर है वो जो है 500 से 700 फीट नीचे चला गया है, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से यह मांग करते आ रहे हैं। और इस किसान संघ के महापड़ाव को कई अलग अलग संगठनों ने भी समर्थन किया है
और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है सांसद लुम्बाराम चौधरी व स्थानीय विधायकों को भी कटघरे में किसानों ने खड़ा किए हैं, क्योंकि हर बार जो है चुनावी वादे करके नेता आ जाते हैं, लेकिन किसानों की मांगों को लेकर जो है कोई जो है धरातल पर खड़ा नहीं उतरा, और जिससे जो किसानों में आक्रोश जो है साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जो किसान वहां पर नहीं आ पाए हैं, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उन किसानों के समर्थन के लिए दाल रोटी का भी जो है वहां पर इंतजाम किए हुए हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह कि कल भी एक किसान की तबीयत बिगड़ी थी और उसको सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ा, लेकिन लगातार प्रशासन इनसे वार्ता कर रहा है, लेकिन यह वार्ता सफल नहीं हो पाई है, जिससे कि जो है किसान जो है इस भयंकर सर्दी में जो है वहां पर जो है धरना देकर बैठे हैं और इस महापड़ाव को आगे भी जारी रख रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए। तो जवाई की पानी को लेकर ये मांग किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी संख्या में पंगत लगाकर खाना भी खा रहे हैं, वो भी तस्वीरें। कुछ किसानों की तबीयत भी बिगड़ गई है, लेकिन फिर भी धरना समाप्त करने को तैयार नहीं। आरोप अलग से लगे हैं सांसद लुम्बाराम और विधायक पर, वो भी आरोप है और अपनी खुद की मांग भी है। उपचुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही भजनलाल कैबिनेट की पहली अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मीटिंग में नए धर्मांतरण विधेयक के प्रस्ताव के साथ साथ भरतपुर बीकानेर में विकास प्राधिकरण की मंजूरी दी गई। और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव की आचार संहिता के बाद शनिवार को पहली बार कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बैठक में इतने बड़े फैसले किए गए जिसकी कल्पना राजस्थान के आम आवाम ने नहीं की होगी। राजस्थान के आर्थिक विकास में नए आयाम स्थापित करने वाली अनेकों आर्थिक विकास किए गए। निर्यात कैसे बढ़े, एक जिला एक उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी नीति बनाई गई। पर्यटन उद्योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार विकसित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में 9 पॉलिसियां, जो एक बहुत बड़ी बात है, एक साथ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उनका विजन है कि राजस्थान के उत्थान के लिए और विकसित भारत में विकसित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से उन्होंने आज कैबिनेट में पारित की गई। साथ में राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायत राज संस्थाएं एवं नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को प्रस्ताव और आयोग के विचाराधीन विषयों का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। 7वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल द्वारा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। राजस्थान के आर्थिक विकास में जो नए आयाम कायम करने वाली 9 नीतियों का मंत्रिमंडल ने जो अनुमोदन किया है, आप उसकी कल्पना करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान में कितने आर्थिक विकास के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम आएंगे। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े, इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति बनाई गई। राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन में कैसे उत्पादन में अधिक से अधिक जिलों को अपने अपने जिले के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 बनाई गई। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 बनाई गई। पर्यटन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिहाज से चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, सीकर हो, ये हमारे जिले पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्यटन में हमको बहुत बड़ा पोटेंशियल मिलने वाला है। हमारा विदेशी मुद्रा मिलती है, इसलिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024
बनाई गई। अब एक नजर डालते हैं अहम फैसलों पर। धर्मांतरण विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी। 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी। भरतपुर बीकानेर में विकास प्राधिकरण को मंजूरी। यूनानी व आयुर्वेदिक विभाग में आरपीएससी के जरिए होगी भर्तियां। कांस्टेबल भर्ती आरएसी में भी 12वीं पास ही होंगे भर्ती। बजरी एकाधिकार खत्म करने के लिए एमसैंड नीति आई। जीडीपी को 8% तक ले जाने का लक्ष्य। अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को मंजूरी। दलितों की जमीन का कन्वर्जन बहुत कम रेट पर होगा। एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 को मंजूरी। सीमा रोड केंद्र सरकार के सहयोग से बनेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। आरएससी कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले 10वीं पास की योग्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 12वीं पास करने का फैसला किया गया है। हालांकि मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट की मीटिंग में जिन फैसलों पर मुहर लगी है, इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया का विवादित बयान सामने आया। बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड में एक सभा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दिया। अभिमन्यु पुनिया ने राजस्थान सरकार को घेरने और सरहदी क्षेत्र में नशा प्रवृत्ति बढ़ने के विरोध में नौकरी दो नशा नहीं के नारे के साथ बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड में एक बाइक रैली भी निकाली। परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो अजमेर दरगाह मामले में दावों पर दंगल जारी है और इसी बीच खबर यह आ रही है कि मामले में याचिकाकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने विष्णु गुप्ता से कहा कि उन्होंने अजमेर दरगाह मामले में केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। धमकी देने वाला एक कॉलर कनाडा से और एक भारत से बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दाखिल करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। विष्णु गुप्ता को धमकी भरे 2 फोन कॉल किए गए, एक भारत से और दूसरा कनाडा से, जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सिर कलम कर दिया जाएगा। हाँ बताओ क्या चाहते हो आप? बोल रहा हूँ ना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ। जितना फल पड़ा रहा है ना अजमेर से दरगाह का लेके गर्दन उड़ जाएगा, ठीक है? उसका किसका गर्दन उड़ जाएगा? भाई खत्म कर दूंगा। मैं हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ, बताओ भाई क्या चाहता भाई? अभी धमकी नहीं है, ये करके दिखा दूंगा। धमकी के बाद विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की है और कहा कि मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हमने किसी की भी भावना को आहत नहीं किया है। मुझे अभी 2 कॉलों से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है, वो कॉलर कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और आप ऐसे अजमेर दरगाह का केस फाइल कर लिया तो अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा। और दूसरा फोन इंडिया से ही है कहीं, वो भी ही ऐसी बात दे के धमकी दे रहा है और मैंने इसकी शिकायत 12 खंबा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर की मौजूदगी का दावा करते हुए कोर्ट में केस किया है। 27 नवंबर को अदालत ने उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली, जिसमें दावा किया गया कि दरगाह में एक प्राचीन मंदिर का सबूत है।
इस पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात सीकर की करते हैं, जहां पर जाजोद थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने युवक पर फायरिंग करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 3 देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि 22 नवंबर को बस स्टैंड ढालियावास पर फायरिंग हुई थी, जिसमें राम अवतार नाम के आदमी के पैर पर चोट आई थी, जिसके बाद पीड़ित ने केस दर्ज कराया था और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। और अब जाकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब आरोपियों को बरामद किया गया। को जाजोद थाना क्षेत्र में ढालियावास स्टैंड के पास में एक घटना की सूचना मिली दिन में 1 बजे करीब कि कुछ 2 मोटरसाइकिलों पे 4 युवक आए और उन्होंने फायरिंग करी। कम से कम 7-8 राउंड उन्होंने फायर किए। फायरिंग जिसमें हुई उसमें राम अवतार था जो घायल भी हुआ इस फायरिंग में। उसके बाद एक टीम बनाई गई जिसके अंदर एडिशनल एसपी साहब गजेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में जो लोकल सीओ हैं खंडेला, इंसार अली जी और एसएचओ जादव राम सिंह जी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। उस टीम ने अथक प्रयास करते हुए अलग अलग स्थानों में दबिश दी, अलग अलग आसूचना का संकलन किया। इस टीम के अंदर राकेश कुमार कांस्टेबल, नरेश कुमार कांस्टेबल जो जाजोद के हैं और सुभाष चंद्र कांस्टेबल जो डीएसटी टीम के, इनकी विशेष भूमिका रही। इन्होंने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सीकर में हॉरर किलिंग के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और पिता को मौत की सजा और बाकी 10 आरोपियों को उम्र कैद सुनाई है। रिपोर्ट देखिए। रिश्तों का कत्ल, सजाए मौत। 5 साल पहले सीकर से एक दिल दहला देने वाली वारदात में शनिवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी पिता को मौत की सजा सुनाई है। वहीं सीकर के एडीजे कोर्ट ने बाकी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 3 आरोपियों को बरी भी किया गया है। ये पहला मामला है जब सीकर में ऑनर किलिंग के मामले में इतनी बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। शनिवार को ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। 2019 में मुलजिम राम गोपाल द्वारा अपनी पुत्री से फोन करवा के जो उसके मुलजिमान जो दूसरा मृतक था उसे प्रेम प्रसंग के चलते उनको फ़ोन करके बुलाया और 22/10/2019 की रात्रि को एसआर पेट्रोल पंप से उनको अपहरण वहाँ से करवाया। अपहरण करने के बाद में उनके दोनों को अपने घर ले गया और अन्य जो मुलजिमान इसके सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानकार थे, उनको बुलाया और सारी रात तार से पीट कर इनकी निर्मम हत्या कर दी। तो फिर राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। दरअसल ये घटना 5 साल पुरानी है, जब दोषी पिता को अपनी बेटी और एक युवक के बीच अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की, अपने प्रेमी को बुलाने को कहा। प्रेमी अपनी बाइक लेकर पहुंचा तो उसे किडनैप कर लिया गया। इसके बाद लड़की और उसके प्रेमी दोनों को इतना पीटा गया कि दोनों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद लड़की के पिता राम गोपाल ने दोनों शवों को पहाड़ियों में सुनसान इलाके में फेंक दिया और खुद थाने पहुंचकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे केस की सारी परतें खुलती गई और जांच के दौरान सामने आई सीसीटीवी से सब कुछ साफ हो गया। विश्वास था कि ये फैसला एकदम न्याय संगत होगा और आज हमें न्याय मिली है। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से, जो इन दो निर्दोष व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या की है इन हत्यारों ने, उनको आज जो सज़ा मिली है, इसके लिए मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आपको बता दें कि ये पहला मामला है जब सीकर में ऑनर किलिंग के मामले में इतनी बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। 21 अक्टूबर 2019 को हुए सीकर जिले के अब तक के सबसे जघन्य हत्याकांड में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में लड़की के पिता को सजा-ए मौत का ऐलान किया है। वहीं 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पूरा कसूर इतना था कि लड़की ने एक युवक से प्रेम किया था और इसी से खपा होकर परिजनों ने युवक और लड़की दोनों की हत्या कर दी थी। बहरहाल इस पूरे मामले में
कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र थी और कोर्ट के फैसले ने ये साबित किया है कि ऐसे मामलों में इसी तरह की सज़ा मिलती रहे तो बदमाश अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के परौआ गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। विभाग के कर्मचारियों ने बिना कनेक्शन कंप्लीट किए 7 परिवारों को बिल थमा दिया, जबकि पीड़ित कनेक्शन जुड़वाने के लिए डिस्कॉम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 7 महीने से सैपऊ बिजली विभाग के कनेक्शन का चक्कर काट रहे हैं। सैपऊ डिस्कॉम ने लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन की फाइल जमा कराने पर मीटर तो लगा दिए हैं, लेकिन कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर से केबल में कनेक्शन आज तक नहीं जुड़ा है। 7 महीने से पीड़ित डिस्कॉम दफ्तर में कई बार शिकायत की, लेकिन मनमानी का आलम देखिए। घरों के बाहर लगे मीटर शोपीस बनकर रह गए हैं। बिना मीटर रीडिंग, बिना कनेक्शन और घरों में बिना लाइट जले ही 7 परिवारों को हजारों रुपए के बिल थमा दिए। हमने घरेलू कनेक्शन करवाया है और 7 महीने से सैपऊ बिजली विभाग के कनेक्शन का चक्कर काट रहे हैं और मीटर लगा है, केबल लगी है। बीते कई महीने से परिवार डिस्कॉम ऑफिस में फाइल जमा होने के बाद घरों में रोशनी के सपने देख रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। अभी तक केबल मीटर से जुड़ी भी नहीं है और कागजों में ही मीटर चल पड़े हैं और बिल थमा दिए गए हैं। पीड़ित परिवार तो मीटर लगने के बाद सिर्फ कनेक्शन जुड़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मामले को लेकर लोगों ने विद्युत निगम के सैपऊ ऑफिस से शिकायत की। मीटर लगा है, केबल लगी है, बीपी रखी नहीं गई है, एबीसी किसी नहीं है, कनेक्शन जुड़ा नहीं है, रीडिंग में मीटर में रीडिंग है ही नहीं और क्या कहते हैं बिल आ गया। 2 महीने का, तीसरा महीने का 12 तारीख को फिर आ जाएगा। कोई भी विभाग का आदमी सुन नहीं रहा है। वहीं एईएन पुष्पेंद्र चौधरी ने लोगों की फरियाद सुनी। पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा कि मामले में जेईएन से बात की है, जल्द कनेक्शन जोड़े जाएंगे, सप्लाई चालू करा दी जाएगी। साथ ही बिना कनेक्शन जोड़े गए भेजे गए बिल का भी समाधान होगा। उन्होंने बताया था कि पहले जब कनेक्शन करने गए थे उस टाइम लाइन खींच के और मीटर भी लगा दिए गए थे। ठीक है, बाद में कोई विवाद होने के कारण शायद इनकी हो सकता है केबल उतार ली गई हो। मसलन अब एईएन से मिलने के बाद परिवारों को घरों में सप्लाई जल्द चालू हो जाएगी। उम्मीद है कि अब 7 घरों में रोशनी के दिए जलेंगे और घर का हर कोना जगमग होगा। धौलपुर से हरिवीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए जयपुर से खबर बता दें, जहां पर जयपुर समेत प्रदेश में अक्टूबर से 6 महीने पर्यटन सीजन के चलते बड़ी संख्या में पर्यटकों का भ्रमण देखा जा रहा है। और इन 6 महीने पर्यटन सीजन में सबसे ज्यादा 2 महीने दिसंबर और जनवरी पीक सीजन माना जाता है। ऐसे में पर्यटकों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर अच्छी सुविधा मिले और उसके लिए पर्यटन विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार इस पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भरमार राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगी। ये अक्टूबर से लगाकर अगले 6 महीने तक हमारा पीक सीजन चलेगा। और राजस्थान चूंकि एक पर्यटक राज्य के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर बहुत सारी पर्यटकों को लुभाने वाली फैक्टर्स मौजूद हैं। तो आने वाले समय में अगले 6 महीने में हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए, यहाँ पर उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। पर्यटक